का मैंने कल देखा और उसको मैं वेलकम करता हूँ। उनको मेरा पूरा ताउन रहेगा। ये भी खुशी की बात है कि एक ऑफिसर वक्फ बोर्ड को हेड करे, ताकि एक कंटिन्यूएशन रहेगा और जो भी काम रहेगा अधूरा रहेगा वो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ऐसे अच्छे ऑफिसर उसको पूरा कर सकें। दूसरा जो मेरा टेन्यूर था, जब मैंने चार्ज लिया था, एक नाजुक दौर था, इलेक्शंस, डिवीजन ऑफ द स्टेट, सिर्फ इतना देखिए माइनॉरिटीज़ में भी काम था, रीऑर्गेनाइजेशन, फाइल, चार्जेस, मीटिंग, मुसलसिल। जब पहले मैंने वक्फ का चार्ज लिया तो मुझे खुद वक्फ एक्ट या वक्फ के बारे में पता है। ऐसे ही काफ़ी इंक्लूडिंग सीनियर लेवल तक IAS, IPS, चीफ सेक्रेटरीज, गवर्नमेंट को के भी होदेदारों को वक्फ के बारे में पता नहीं, इवन नाउ। इसीलिए ये समझा जा रहा था अभी तक कि वक्फ में मदाखलत ना करें, करने से कोई कम्युनल प्रॉब्लम आ जाए, मुसलमान इससे नाखुश हो। मगर एक 5-6 महीनों में मेरा यही अटेम्प्ट रहा है, यही मकसद रहा है कि वक्फ को ओपन अप किया जाए, ये बोला जाए कि वक्फ से मुसलमानों का फ़ायदा कैसे हो सकता है। गवर्नमेंट को मदाखलत करना चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वक्फ के तालमेल ना होने से कितनी जायदाद कहाँ कब्जे में है। अब देखिए, मैंने चीफ मिनिस्टर से मिला, तेलंगाना चीफ मिनिस्टर से, उनसे कहा कि मेदक में 26,000 एकड़ वक्फ लैंड है, और मैं एक डिप्टी डायरेक्टर को लगा करके जॉइंट कलेक्टर को मिला और कलेक्टर साहिबा से भी मुतालबा किया था, रिक्वेस्ट किया था, लेटर्स लिखा, और 400-500 एकड़ मुश्किल से मैं 1.5-2 महीने में निकाल सका। मतलब कि स्टेटस यहाँ है और एक्शन लेना चाहिए। काफ़ी ओवरसीज दिए गए हैं, पट्टे दिए गए हैं, और इनाम अबॉलिशन एक्ट में भाई वक्फ की ज़मीनात को वक्फ से हट के कोई प्राइवेट इंडिविजुअल को आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, मगर किया जा रहा है। अभी तक कोई फोकस नहीं रहा है बोर्डों का या मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर का एक, और गवर्नमेंट इस पे तवज्जो नहीं दे रहे थे, जो मैंने रीज़न बताया। बट मैं मुसलसिल चीफ सेक्रेटरीज को, DGP, चीफ मिनिस्टर, सबसे मिल रहा हूँ, मिल भी रहा हूँ एवरी डे, और यही कह रहा हूँ तो आप नए रूल्स बनाइए। जैसा कि पहले गवर्नमेंट AP वक्फ रूल्स जैसे थे, तेलंगाना वक्फ रूल्स अलग बनाना है, एक आंध्र प्रदेश वक्फ रूल्स बनाना है, फिर कलेक्टरों को टास्क फोर्स कमेटी चेयरमैन रहना, DRO रहना, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये वक्फ एक्ट काफ़ी वीक है अभी भी बर्डन ऑफ प्रूफ मुझे प्रूव करना पड़ रहा है कि भाई मेरी ज़मीन, और एक मंशा वक्फ, इसमें मुतवल्लीस कंफ्यूज कर रहे हैं, अभी भी कमिटीज कंफ्यूज कर रहे हैं। ये इनका कहना यह है कि वक्फ की जायदाद मुतवल्लीस के लिए है, मुसलमानों का इससे कोई लेना देना नहीं है। मंशा वक्फ, अब देखिए एक जगह मैंने सुना कि मंशा वक्फ सिर्फ ऊद डालना बस हो गया क्या? एक ज़माने में था मंशा वक्फ मक्का मदीना के जो भी है इमदाद करना, बट अब तो नहीं है। ऊदबत्ती लगाना, दिया जलाना, बस ये हो गया। एक बार खाना खिलाना उर्स के टाइम पे जैसा कि एक मुतवल्ली साहब कह रहे थे। तो ये सब आउटडेटेड है। अब मेन मकसद ये है कि जो भी वक्फ किए करके गए हैं, जो भी वाकिफ हैं, उनका मंशा ये था कि उनको सवाब जारिया मिले मरते दम पर, मरने के बाद आखिरत में, और वरना वो अपने जायदाद को पूरा अपने औलाद को लिख के देते। वक्फ औलाद ये करते, क्यों ना करते। पहले मुतवल्लियों का ये था कि परमानेंट कमिटीज को लगाना, कमिटीज 42, 63, ये 42 में ज़्यादा, 42 मतलब परमानेंट मुतवल्ली। परमानेंट मुतवल्ली मतलब यहाँ कोई चेकिंग मैकेनिज्म नहीं है आपके पास, कोई ऑडिटर नहीं है, कोई लीगल नहीं है। मैं आने के बाद कोर्टों में 10 साल से भी काउंटर्स पेंडिंग थे, अब उस पर तवज्जो दिया। कंप्यूटर्स क्यों खरीदना भाई? कहाँ है कंप्यूटर्स? वो पैसा कहाँ है? एक मारवाड़ी से हमने वसूल किया, वो नबी खाने में 40 लाख भरना था, वो पूरे 40 लाख से मुझे कंप्यूटर्स आ गए, इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट में। परसों भी मैंने तो ना डिस्ट्रिक्ट और हेडक्वार्टर्स हुक हो जाएंगे और आपको कोई हाथ से लिखने की नौबत नहीं आएगी। नेट पे आप बोलेंगे, फौरन रिप्लाई आएगा।
सर एक सवाल ये है कि अभी आप माइनॉरिटी के कमिश्नर हैं, तो अभी आपकी जिम्मेदारी में क्या काम है और यहाँ क्या काम आप अंजाम? अब यही तो प्रोसीजर सिस्टम्स को कैसे बनाना है। गवर्नमेंट और वक्फ बोर्ड के बीच में मैं एक कोऑर्डिनेटर रहूँगा। कैसी तब्दीलियाँ लानी चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना चाहिए, और कैसे वक्फ की बेहतरी होनी चाहिए, वक्फ की प्रोटेक्शन। अब एक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की भी मैंने सुझाव दी, जैसे कि नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, आप भी एक स्टेट वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लगाइए। प्रॉपर्टी को, और स्टाफ नहीं है, स्टाफ को बढ़ाइए, डेपुटेशन पे दीजिए। ये बस ऐसे। सर इसके अलावा और जो है बोर्ड में कोई ऐसे काम थे जो आपने अधूरे रखे हो, जिसको करना बहुत जरूरी है, जिससे ये होता हो? इनकम बढ़ाने का मैंने, जैसा कि आप एक बार मुझे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि 4-5 महीनों में मैं एक टारगेट रखा था, एटलीस्ट 70 करोड़, 700 करोड़, 70,000 ऐसा मुमकिन है, मुमकिन हो सकता था। 1-2-3 महीने इलेक्शंस और थोड़ा ये हुआ, और जहाँ जहाँ मैं अब रिसेंटली कुछ नोटिस भेजे हैं, एवरी डिस्ट्रिक्ट में इनकम बढ़ाने की कोशिश करने में बढ़ सकती है। और मैं अकबर साहब से भी मैं मीटिंग लूँगा और उनको कहूँगा कि इनकम कैसे बढ़ाया जाए। साहब जितने दिन भी आप जो है एज ए स्पेशल ऑफिसर रहे हैं, उसमें जो है ना काफ़ी आपको शोहरत मिली है, उसके अलावा जो है ना कहीं से तायद हुई है, कहीं से मुखालिफत हुई है, उसको आप क्या समझते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मैंने जब मैं एक चीज़ मैं साफ करना चाहता हूँ, शोहरत के लिए इसीलिए तो मैंने काम नहीं किया। अब लोग मुझे मोहब्बत देते रहे, अच्छे काम से आपको, अच्छे काम से आपको। कुछ लोग ये भी कहते रहे कि भाई ये मैं आपके जरिए भी बोलना चाहूँगा, कुछ लोग ये तेलंगाना, एंटी तेलंगाना का ये बात कुछ लीडर, जिसको हमने, कुछ लीडर भी कह रहे हैं, कुछ चंद मुतवल्ली जिसको मैंने सस्पेंड किया है, ये लोग अलग ही कलर देना चाह रहे हैं। मगर 1-2 बार ये सही है कि मैंने वॉलंटरी रिजिग्नेशन दिया था। फर्स्ट टाइम इट वाज, मैं कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं कहा कि मैं फला एंटी तेलंगाना हूँ या प्रो आंध्रा हूँ, ऐसा कहीं नहीं कहा। बट चंद मेरे प्रेस के दोस्तों से, भाई मेरे वालिद साहब कड़पा के हैं, मैं कर्नूल में पैदा हुआ, ये जो रायलसीमा का जो डिवीज़न हो रहा था, उस थोड़ा मुझे तकलीफ हुआ, उसका मैंने एक चंद हज़ार से ऐसे ही ऑफ द रिकॉर्ड जिक्र किया था, वो प्रेस में आ गया था जी। और दूसरी बार मैंने गया था, वो एक प्रोफेशनल और पर्सनल रीज़न था। और कहीं भी मैंने, और देखिए मैंने एसपी मेदक किया है, आज भी लोग कहीं भी जाओ आप मोहब्बत से पेश आते हैं। मोहब्बत के लिए क्या सरहदें, क्या, ये गलत बात है। और मैं जब तक मैं स्पेशल ऑफिसर रहा, इस बात पे मैंने ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया, क्योंकि और मैं हटने के बाद इस बात पे बात करना मुनासिब समझा, क्योंकि अगर पहले बात करता तो भाई ये अगर ये लोग कलर दे दे कि मैं कुछ यहाँ रहने के लिए या कुछ सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। और मैं हटने के बाद मैं मुनासिब समझूंगा कि ये बात को मैं क्लियर कराऊँ, और सब भाईचारा रहना चाहिए, और ये फीलिंग रहना चाहिए कि सब मिलजुल के रहना चाहिए, और इसी में ही बेहतरी होगी। एटलीस्ट मुसलमानों के लिए तो मैं ये कहूँगा कि भाई मुसलमान इधर क्या उधर क्या, एवरीबडी इफ इट इज यूनाइटेड ओनली देयर इज प्रोग्रेस। आखिरी सवाल सर, ये कहा जा रहा है कि आपने 99% अपना फोकस वक्फ की ज़्यादा लगाया, आपने जो दूसरा फीस रिएम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप जो माइनॉरिटीज़ के, ये इस पे आपने जो है फोकस नहीं किया, कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। क्या हम ये समझ सकते हैं कि आप तो थोड़ी हद तक आप जो कह रहे हैं सही है, मगर इसमें और एक रीज़न है। स्कॉलरशिप्स का तो हमने काफ़ी वर्क किया है, बट दूसरे जो लोन्स का मामला हो या वो बजटरी रिक्वायरमेंट जो आना चाहिए था, मुझे नहीं आया अभी तक। 4th क्वार्टर बजट आपको अप्रैल के बाद काफ़ी लेट मिला, वो भी अभी तक नहीं रिलीज हुआ। 1027 करोड़ का अल्टीमेटली मुझे आया 670 करोड़, नॉट इवन दैट। और बजट रिलीजेस वर वेरी फ्यू एंड फॉर बिटवीन। दूसरा, बैंक का जो फाइनेंस स्कीम्स हैं, उसमें नए गाइडलाइंस आए, वो नए गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करके बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करने में 1-1.5-2 महीना फिर लग गए। पुराने बेनिफिशियरीज को ऐसे ही फिर उनको लटकते रहे वो लोग, ऐसे थोड़े चंद। एंड मैं आने के बाद साइट्स को आइडेंटिफाई किया है, स्पेशली ऑल तेलंगाना में, एक स्कूल, रेसिडेंशियल स्कूल्स, हॉस्टल्स, पूरे साइट्स कलेक्टर से हमने मुसलसिल उनके पे लगे रहे, और
पूरे बिल्डिंग्स को साइट्स हमने आइडेंटिफाई किया, बजट रिलीज करवाया, तो कुछ हद तक बैलेंस रहा। तो टोटली फेल्यूर भी नहीं कर सकते, टोटल सक्सेस भी नहीं कर सकते। सर एग्जीक्यूटिव पावर्स देंगे साहब, एग्जीक्यूटिव पावर्स देंगे। एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं, As a commissioner? काइंड ऑफ कोऑर्डिनेटर लाइक सेक्रेटरी को देखिए, सेक्रेटरी और वक्फ बोर्ड के बीच में कमिश्नरेट है, सो विल बी ए लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द वक्फ बोर्ड ऑन ए पॉलिसी इश्यूज। सपोजिंग एनीथिंग गोस मेजर रॉन्ग जो होगा तो आप मंगवा सकते हैं इनपुट गवर्नमेंट।